गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आज हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष एक और चीज को डिस्कस करने के लिए। देखो, लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन दिया था आपको कि NH3 और NH5। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपके पास NH3 देता हूं तो NH3 का मैंने बताया था एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे NH5 की तो NH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि PH3 एग्जिस्ट करता है लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कि PH3 एग्जिस्टेंस में आता है लेकिन PH5 एग्जिस्टेंस में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देखो, एक चीज बताई थी मैंने आपको कोवेलेंसी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? कोवेलेंसी के रिगार्डिंग एक चीज बताई थी क्या कि अगर अपने पास अमोनिया NH3, तो देखो क्या बताया था, अमोनिया की कंफिगरेशन आउटर मोस्ट शेल की बनती है 2s2 2p3, ये बनती है 2s2 2p3। अगर 2s2 कुछ इस तरीके से है और 2p3 अपने पास कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो यहां पे जब नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएंगे तो 3 हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे आकर NH3 के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करता हूं NH5 की, किसकी बात करता हूं अगर मैं NH5 की, तो NH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन में ही फेल हो जा रहा था। क्या हो रहा था? ये प्राइमरी कंडीशन में ही फेल हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंडीशन ही अपने पास ये थी कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसके पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स का प्रेजेंस होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है क्या, नाइट्रोजन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में वैकेंट, और अच्छे से बोला जाए, नो वैकेंट d ऑर्बिटल, इनमें से किसी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है कि अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर लें और यहां पे 5 बॉन्ड बना लें। आई बात समझ? तो यहां पे नीट का सवाल यही बनता है डायरेक्टली कि NH3 एग्जिस्ट करता है और NH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, प्राइमरी कंडीशन में ही फेल हो रहा है। क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं है? क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है? इसलिए कोवेलेंसी क्या रह सकती है वहां पे? अमोनिया में 3 रह सकती है और NH5 में कोवेलेंसी 5 नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें PH3 की और PH5 की, किसकी? PH3 और PH5 की, तो देखिए यहाँ पे PH3 में फॉस्फोरस की अगर कंफिगरेशन देखी जाए तो फॉस्फोरस की कंफिगरेशन है 3s2 3p3। फॉस्फोरस की कंफिगरेशन क्या है? 3s2 3p3 आउटर मोस्ट शेल की। तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और P3 में 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे जब हाइड्रोजन आएगा तो 3 हाइड्रोजन यहां पे आए और इजिली इन्होंने कंपाउंड बनाया PH3 जो कि एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब ध्यान से समझो, अगर मॉलिक्यूल PH5 बनाना है, क्या बनाना है अगर मॉलिक्यूल PH5, तो PH5 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब तो कमाल ही हो गया, यहां देखो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फॉस्फोरस क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और अभी तक हमने कंडीशन ये पढ़ी कि कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी तक वैकेंट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन फॉस्फोरस के पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। यहां देखो, ये जो होता है फॉस्फोरस के पास ये 3d, इसका 3d क्या है? ये वैकेंट पड़ा हुआ है 3d। अब इसका 3d अगर वैकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां उठकर आ सकते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन उठकर आ सकते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां उठकर आ जाए तो यहां पे 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे और अगर यहां 5 अनपेयर्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन और आके PH5 बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि PH3 एग्जिस्ट करेगा और PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहां अगर आप रीजन दे रहे हो क्या कि PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बात कहना सरासर क्या है? अन्याय है, गलत है ये बात एकदम। क्यों? क्योंकि भाई फॉस्फोरस एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। तो यहां देखो, यहां एक अलग रीजन बनकर आता है।
यहाँ क्या है, एक अलग रीजन है। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड करने में सक्षम ना हो, तो उसका रीजन बस यही हो सकता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नहीं, उसका एक दूसरा रीजन भी हो सकता है, मतलब एक सेकेंडरी कंडीशन भी होगी। अपने पास क्या होगी, एक सेकेंडरी कंडीशन भी होगी। वही सेकेंडरी कंडीशन होती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। वही सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। देखो यहां पे फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन 3s से कहां पहुंचाना था, 3d में पहुंचाना था। क्या, 3s से 3d में पहुंचाना था। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर ये 3s है और ये लेवल होगा 3d और ये लेवल होगा यहाँ पे 3p, तो 3s से जो 3d का लेवल था वो क्या था, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप क्या थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई थे। ये जो एनर्जी गैप थे ये क्या थे, टू हाई एनर्जी गैप थे। और टू हाई एनर्जी गैप को डायरेक्ट एनवायरनमेंट की कंडीशन में से ऐसे ओवरकम नहीं किया जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट आता है क्या, कि कई सारे मॉलिक्यूल्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने के बावजूद भी इस कंडीशन में नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी कंडीशन में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो इसी का जवाब देगी क्या, हमारी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, कि आखिर pH3 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। देखो यहां पे समझते हैं अब इस चीज को। देखो क्या बताया था, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए दो कंडीशन बताई थी। एक तो प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी कंडीशंस क्या थी कि उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स। अगर यही नहीं है तो कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। इसके एग्जांपल जैसे क्या बन गया था अपने पास, NH5 अभी बताया। दूसरी कंडीशन आ रही थी अब अपने पास क्या, सेकेंडरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशंस अपने पास आ रही थी कि वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल किसमें फेल हो जाए, या फिर वो मॉलिक्यूल क्या शो ना करे, कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को। वो मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, या फिर एक कंसेप्ट आता है यहां पे किस चीज का, पीरियोडिक कंट्रैक्शन, या फिर इसको बोला जाए, इसको बोल दिया जाता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल, अगर ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ना दिखे तो ये मॉलिक्यूल सेकेंडरी कंडीशन में फेल हो जाएगा, जिसका या SH6। आज के YouTube लेक्चर में हमको यही कंसेप्ट सीखना है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन आखिर क्या चीज है, और इसके रिगार्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं pH5 और SH6 ये इस पे कैसे खड़े उतरते हैं, और ये मॉलिक्यूल क्यों बनकर नहीं आ पाते हमारे सामने। तो देखिए क्या होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को, देखो देखो बच्चों, अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जाए, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, देखो अगर मैं आपसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन। क्या है मेरे पास, एक एलिमेंट कार्बन। अगर कार्बन की कंफिगरेशन दी जाए तो कार्बन की कंफिगरेशन 2s2 2p4, बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। 1s2 2s2 2p2, ये कंफिगरेशन है। 1s2 2s2 2p2 ये कंफिगरेशन। अगर मैं यहां पे कार्बन का साइज मानता हूं, कुछ कार्बन का साइज, ये इसका साइज है कुछ कार्बन का, लेकिन जैसे ही अगर मैं कार्बन से कार्बन प्लस पे जाता हूं, कार्बन से कार्बन प्लस में जाता हूं, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसका क्या बन जाएगा, कैटायन। कार्बन से कार्बन प्लस पे जाते ही क्या बन जाएगा, एक कैटायन की फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है क्या, कि कैटायन का जो साइज होता है वो उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब यहां पे कंफिगरेशन बन जाएगी क्या, 2s2 2p1। ये सब हटाओ, मेन बात करते हैं साइज की। साइज क्या हो जाएगा इसका, कुछ ये हो जाएगा इसका साइज अब कार्बन प्लस का। बताओ क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन से कार्बन प्लस पे जाते हुए कैटायन बन रहा है। कैटायन का साइज क्या होता है, हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है।
और वहीं अगर बात करी जाए C माइनस की, अगर कार्बन का ही क्या बनाया जाए, एनायन बनाया जाए, क्या बनाया जाए, कार्बन का एनायन, तो क्या होता है, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। मतलब होगा क्या, इसका साइज कुछ ऐसा होगा, इसका साइज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। मतलब ये तो मैंने चर्चा करी आपसे किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, कि कार्बन का साइज इतना है तो कार्बन प्लस का साइज ये हो जाएगा और कार्बन माइनस का साइज ये हो जाएगा। अब देखो एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में साइज का मतलब होता क्या है, कि एटॉमिक साइज जो होता है वो हम क्या बोलते हैं, कि आपको उसकी फील दिलवाता हूं आज कि एटॉमिक साइज आखिर होता क्या है। देखो बच्चों, एटॉमिक साइज होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को ही हम नाम देते हैं क्या, एटॉमिक साइज। मतलब होगा क्या, यहां पे अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन में तो खाली p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल तो है ही नहीं। मतलब यहां पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, जो एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से यहाँ पे अगर बोला जाए इसके पास क्या है 2p, तो ये डिस्टेंस होगी 2p की। लेकिन अगर यही चीज बोली जाए कार्बन प्लस के लिए, किसके लिए बोली जाए अगर ये चीज कार्बन प्लस के लिए, तो कार्बन प्लस में क्या होगा, यही यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। लेकिन होगा क्या कि साइज छोटी हो चुकी है, साइज छोटी होने का मतलब हुआ क्या है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ चुका है। मतलब ये 2p अब यहां ना होकर 2p आपको कहां पे कुछ इस तरीके से नजर आएगी, यहाँ पे ये 2p कार्बन प्लस की। और यही चीज अगर कार्बन एनायन के लिए बात करी जाए तो कार्बन एनायन के लिए क्या, अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो इसका 2p क्या हो जाएगा, और ज्यादा दूर चला जाएगा, यहाँ पे ये इसका 2p हो गया। मतलब यहाँ पे क्या, इसका जो अट्रैक्शन है ये जो डेल ई है, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे ये एनर्जी गैप है डेल ई3, ये जो एनर्जी गैप है ये है डेल ई2, और ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच ये है डेल ई1। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे कम है और यहाँ पे एनर्जी गैप इनके क्या है, कहीं बीच में पड़ा हुआ है। मतलब यहां समझो एक काम की बात, क्या कि अगर यहां पे मैं कहता हूं कि ये कार्बन का था 2s और यहां पे ये कार्बन का था 2s और यहां पे ये कार्बन का था 2s, तो यहां पे 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप कुछ डेल ई1 हो गया। यहां पे 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप और कम हो गया। यहां पे 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया, बढ़ चुका है। मतलब एनर्जी गैप जितना कम होगा, उस दिन भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, जितना एनर्जी गैप कम होगा उतने ट्रांजिशन जल्दी आ जाएंगे और जितना एनर्जी गैप बढ़ेगा उतने ट्रांजिशन क्या होंगे, देर से होंगे। मतलब एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फॉस्फोरस है, क्या है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, फिर भी वो pH5 बना नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि वहां पे जो 3s और 3d का एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। 3s और 3d का एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ये भी चीज देखी कि 3s इलेक्ट्रॉन कहां ले जाना पड़ रहा है इनको, 3d में। मतलब अगर किसी तरह, क्या ध्यान से समझो, अगर किसी तरह ये फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फोरस यहां देखो, अगर किसी तरह ये फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया जाए, क्या किसी तरह इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया जाए तो इसका साइज कुछ छोटा होगा। और अगर इसका कुछ साइज छोटा होगा, मतलब साइज का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल से वो क्या हो चुकी है, कम हो रही है। और अगर डिस्टेंस कम हो रही है यानी कि एनर्जी लेवल पास पास में आ रहे, और एनर्जी लेवल जितने ज्यादा पास पास आएंगे तो ट्रांजिशन उतनी जल्दी देखने को मिलेगी। ट्रांजिशन क्या मिलेगी, उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगी। और उतनी ही जल्दी क्या होगा कि अगर फॉस्फोरस के यहां पे ये जो 3s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था और यहां पे ये जो 3p में थे और यहां पे ये जो 3d में होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्साइट होकर यहां पे आ जाएगा। मतलब सिर्फ यही समझाती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, कि भाई किसी मेटल पे या किसी भी एलिमेंट, मेटल नहीं किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लाकर उसकी कोवेलेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। देखो और आगे समझते हैं इस चीज की एप्लीकेशन। अब
देखो अगर बात करी जाए क्या फास्फोरस की, फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन थी 3s2 3p3। 3s2 3p3 होगी तो फास्फोरस का कुछ साइज में देखो यहाँ पे आपको फिर से मान के समझाता हूँ, यहाँ पे कुछ आर साइज होगा। और अगर मैं जाता हूँ किस पे, P पॉजिटिव पे, मतलब फास्फोरस का अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p2 यहाँ पे, और यहाँ पे साइज क्या हो चुका होगा, थोड़ा छोटा हो चुका होगा यहाँ पे। और यहीं पे अगर ये चीज मान ली जाए किसके लिए, P माइनस के लिए, तो P माइनस में यहाँ पे साइज क्या हो चुका है, इसका बढ़ चुका होगा। और इसी चीज को अगर मैं आपको एनर्जी से समझाता हूं तो यहां समझो, ये फास्फोरस का न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा इसका, ये 3s है, और जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, फास्फोरस का आउटर मोस्ट क्या है, 3d। फास्फोरस का आउटर मोस्ट क्या है, 3d होगा। ये क्या होगा इसका यहाँ पे 3d। लेकिन अगर P पॉजिटिव पे जाए, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज ला दें तो न्यूक्लियस ये रहा यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया है, अब देखो अब कंसेप्ट बनेगा तुम्हारा कि फास्फोरस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो होगा क्या कि न्यूक्लियस का साइज, तो वहां पे एटम का साइज छोटा हो रहा है, और एटम का साइज छोटा हो रहा है तो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा शेल्स के लिए। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा शेल्स के लिए, तो एक चीज बताओ, क्या इसका 3s अपनी ही जगह पे रहेगा या फिर इसका 3d अपनी जगह पे रहेगा? तो आंसर है नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज बड़ा है फास्फोरस पे तो साइज छोटा हुआ है। साइज छोटा होने का मतलब क्या है, सिकुड़ा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एटम में, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 3s थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 3s क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये 3s अपनी जगह से हटके थोड़ा सा उसके पास जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन और बढ़ेगा उसके लिए। और उसी के बाद अगर बात करी जाए 3d की, तो 3d वाला भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट होगा एटम के न्यूक्लियस के पास, तो 3d वाला यहां पे आ जाएगा कुछ उठ के। क्या बताया है, फास्फोरस जब न्यूट्रल स्टेट में था तो 3s और 3d के बीच कुछ एनर्जी क्या है, फिर से बोलता हूं डेल E1 है। लेकिन जैसे ही फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो 3s क्या हो गया, थोड़ा न्यूक्लियस के पास और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और 3d भी क्या हो गया, थोड़ा न्यूक्लियस के पास और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इनके बीच का गैप क्या हो गया, डेल E2, मतलब एनर्जी गैप क्या हो चुका है, थोड़ा कम हो चुका है। अब मेरा सवाल बच्चों आपसे ये है यहाँ पे कि न्यूक्लियस, मतलब जब फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो s ऑर्बिटल भी क्या हुआ है, न्यूक्लियस के पास आया है, अट्रैक्ट हुआ है, और जो ये d ऑर्बिटल है ये भी न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट हुआ है। तो बात ये आती है यहाँ पे कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ होगा, s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट न्यूक्लियस के पास कौन हुआ होगा? तो देखो अक्सर यही रहता है आपके दिमाग में कि सर न्यूक्लियस जिसके ज्यादा पास होगा उसी के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और वही ज्यादा खिंचा भी चला जा रहा होगा उसके पास। लेकिन एक चीज समझो, ये 3s 3p और 3d ये है आउटर मोस्ट शेल। कौन सा शेल है ये, आउटर मोस्ट शेल। इससे पहले भी तो शेल होंगे अंदर की तरफ, इससे पहले भी तो अंदर की तरफ शेल्स है भाई, पेनल्टीमेट शेल। कौन से 2s 1s और ये सब। तो देखो 3s अट्रैक्ट सबसे ज्यादा हुआ है न्यूक्लियस के पास, जो 3s वाला है वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन कमाल की बात समझो भाई कि अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जाए तो 3s वाला सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3s वाला क्या होता है, सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है, अगर वो किसी को खींच रहा है तो मैं क्या करूंगा उसके पास, मैं तो कम जाके खींचूंगा उसके पास। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो खींचे चला आएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मेरा डिस्टेंस यहाँ पे सामने वाले क्या है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कम है, मैं कम कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा। लेकिन हाँ अट्रैक्शन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा मेरे पे रहेगा। उस वाले पे जो पीछे रहेगा उसके पास क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। उसके पास क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा उसके पास, सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये चीज हमेशा याद रखना क्या कि मैक्सिमम अट्रैक्शन तो होता है भाई s ऑर्बिटल का। किसका होता है, s ऑर्बिटल का। लेकिन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है d ऑर्बिटल्स का, या फिर बोल दिया जाए d ऑर्बिटल्स को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का क्या होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब जैसे ही
किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उनके बीच के एनर्जी गैप क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ओहो, समझो जैसे ही एनर्जी गैप कम हुए, जो 3s से 3d की एक्साइटेशन थी जो अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी, वो क्या हो जाएगी, अब पॉसिबल हो जाएगी। और जैसे ही वो एक्साइटेशन पॉसिबल होगी तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े वैसे ही कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो समझो यहाँ पे क्या, जो फॉस्फोरस में 3s 3p और 3d ये जो एनर्जी लेवल थे, ये जो एनर्जी लेवल थी, ये एनर्जी लेवल, ये बहुत ही ज्यादा टू हाई एनर्जी लेवल है, टू हाई एनर्जी लेवल। लेकिन जैसे ही फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे ये जो 3s 3p और 3d के बीच की दूरियां थी ये कम होती गई, और 3s वाले ने अब 3d को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। कब, जैसे ही इस पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। मतलब यही चीज समझाती है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, क्या कि किसी भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनके बीच ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम होंगे, और जैसे ही एनर्जी गैप यहाँ पे कम हो जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही एक्साइटेशन वहां पे पॉसिबल हो जाएंगे या फिर अलाउड होने लगेंगे। अब बात ये आती है कि सर फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा कौन? फॉस्फोरस ऐसा तो है नहीं अपने आप में न्यूट्रल पड़ा हुआ है तो खुद ही अपने ऊपर पॉजिटिव ले आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बात ये आती है कि हम रूबरू हो रहे हैं कंपाउंड्स की दुनिया में, तो फॉस्फोरस कंपाउंड बनाएगा, और कोई भी फॉस्फोरस का ऐसा कंपाउंड उठा लेना जिसमें फॉस्फोरस किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। क्या कह रहा हूं मैं, यहां देखो, कोई भी ऐसा कंपाउंड उठा लेना कि जिसमें फॉस्फोरस किससे अटैच हो, किसी अगर एक्स एलिमेंट से अटैच है, और वो एक्स एलिमेंट क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, एक्स एलिमेंट अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा। बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा और इसके ऊपर क्या लाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए समझो कमाल का सवाल, PCl3 में देखा जाए अगर, तो PCl3 में क्या है कि फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है, 3। फास्फोरस की कोवेलेंसी है 3, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करी जाए PCl5 की, तो PCl5 एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो क्या है, एग्जिस्टेंस की, तो PCl5 एग्जिस्टेंस में आता है, और कोवेलेंसी कितनी लाता है अपने साथ, कोवेलेंसी लाता है 5। कितनी कोवेलेंसी लाता है अपनी, 5 कोवेलेंसी लाता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, क्लोरीन की, पता है आपको, ज्यादा होती है किससे, फॉस्फोरस से। मतलब जैसे ही फॉस्फोरस से कौन जुड़ गया, आगे क्लोरीन, जो कि फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज बनाए, और जैसे ही फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज बने उसकी तो दुनिया ही रंगीन हो गई। वहां पे जो 3s और 3d के बीच के एनर्जी गैप थे वो कम होते चले गए, और एनर्जी गैप जैसे ही कम होते चले गए वहां पे एक्साइटेशन पॉसिबल हुए, और फॉस्फोरस को क्या मिल गया, अपनी कोवेलेंसी को बढ़ाने का मौका मिल गया। इसलिए अब हमारा जो सवाल आता है, देखो यहां पे समझो, क्या अब जवाब ये निकल आता है। देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए pH3 की, किसकी बात करी जाए अगर, pH3 की, तो pH3 में फॉस्फोरस किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोवेलेंसी इजिली क्या हो जाएगी, 3। कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इजिली 3 हो जाएगी। लेकिन अगर बात करी जाए pH5 से, हो समझो यहाँ पे क्या फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इतनी औकात रखती है कि फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दे, तो भाई ये तुम्हारी भूल है। हाइड्रोजन तो बेकार है फॉस्फोरस के आगे, हाइड्रोजन इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव
नहीं है कि यहाँ पे जो फास्फोरस के 3s के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहां पहुंचा दे, 3d में पहुंचा दे, ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, भले ही उसमें क्या है, d ऑर्बिटल्स हैं। मतलब इसके क्या कि मॉलिक्यूल्स, यहां देख लो डायरेक्टली सवाल आ जाता है नीट में, मॉलिक्यूल्स फेल इन सेकेंडरी कंडीशंस, यानी कि क्या कंडीशन है वो, एक्साइटेशन कंडीशंस। कौन कौन से मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना अटैच हो, जैसे क्या pH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, SS6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका IH7 ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही कौन बता देती है, बस आपकी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। आई बात समझ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। अब आप इसके आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर, एम्स, नीट, जेईई मेंस, एडवांस, पक्की बात है कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। थैंक यू।